गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। तो सबसे पहले हमें जानना है संधि किसे कहते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने क्लास 3rd 4th 5th से लेकर और 10th तक संधि पढ़ी है। संधि की परिभाषा, भेद, उदाहरण की विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले संधि शब्द में ही अगर हम देखें तो दो शब्दों की संधि है, सम प्लस धी। संधि मिलकर बना संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल, मिलना, मिल जाना एक दूसरे में। जब दो निकटवर्ती मतलब दो शब्द कोई समीप समीप रखे हैं तो उन शब्दों का पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो वो निकटवर्ती वर्ण कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? निकटवर्ती वर्ण। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, बहुत सारे बच्चों से जब पूछा जाए तो कहते हैं कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते। शब्दों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है, विकार, जो बदलाव उसमें आता है, उसे संधि कहा जाता है। जैसे सम प्लस तोष, तो ये नया शब्द बना संतोष, परिवर्तन हुआ इसमें। अगर दो शब्दों के मेल को संधि कहते तो समतोष लिखा होता, यहाँ पर संतोष ना होता, देव इंद्र लिखा होता एक साथ मिलाकर। परंतु ये शब्द संधि होने के बाद एक नए शब्द में बदल गए, परिवर्तन आया इनमें, तो इन्हें संधि कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। हिंदी में संधि उतनी आवश्यक नहीं, परंतु ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संधि हटा दिया जाए तो हिंदी व्याकरण में काम चल जाएगा, नहीं चलेगा उसमें भी। परंतु संस्कृत तो बिना संधि के चल ही नहीं सकती। संस्कृत में शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उन संधि किए हुए शब्दों को हम विच्छेद करके पढ़ते हैं, तभी हम उसका अर्थ निकाल पाते हैं। संस्कृत व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम करती हैं। पास पास पदों के जो स्थित पद हैं, पास पास में दो पद स्थित किए गए हैं। पद का अर्थ होता है शब्द। पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से, मतलब जो दो पद पास पास में, दो शब्द पास पास रखे गए हैं, उनमें विद्यमान का अर्थ है उपस्थित, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि, पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसे। संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब तीनों को हम अलग। संधि का एक उदाहरण दिया सबसे पहले, ऊपर हमने अभी कुछ उदाहरण देखे, जैसे संतोष देखा, देवेंद्र देखा। इसी तरह हिम आलय, हिमालय, सत आनंद, सदानंद। तो ये परिवर्तन क्या हुआ इसमें दिख रहा होगा आपको स्पष्ट कि हिम और आलय, आ ये माँ में मिल गया जाके, तो परिवर्तित होकर शब्द बन गया हिमालय। सत, ता और आ मिलकर बन गया द, परिवर्तन हुआ इनमें, विकार आया, एक नया शब्द बना। संधि के भेद 3 भेद हैं संधि के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्वर संधि, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। स्वर संधि क्या है? जब स्वर के साथ, वर्णमाला में आपने पढ़ा कि सबसे पहले स्वर फिर व्यंजन लिखे जाते हैं, तो हम सबसे पहले स्वर संधि की बात कर लेते हैं। वर्णमाला के अनुसार ही स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। तो जब उन 11 स्वरों का एक दूसरे स्वर के साथ मेल हो, उसके बाद जो परिवर्तन हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, बाकी के अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। 11 को छोड़ दीजिए, बाकी के जो हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह हैं, वो न स्वर में गिने जाते हैं न व्यंजन में, अंग और आहा। जब 2 स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
उदाहरण देखते हैं। सुर अरी, यहाँ पे सुर अरी, तो इसका र और ये अ मिल गया, अ र मिला दिया, तो यहाँ पर आ की मात्रा आपको दिख रही, छोटा बड़ा दोनों छोटा आ मिलाकर हो गए। यहाँ पर छोटा था, यहाँ छोटा, मिलाकर क्या हो गया, ये बड़ा आ बन गया। तो सुरारी। विद्या आलय, विद्या में आ, द्या का आ और इधर आ, ये मिलकर बन गया बड़ा आ, विद्यालय। इसी तरह से मुनीन्द्र, श्रीश, सब में आप देख रहे हैं सभी में कि स्वरों का मेल हुआ है। ई धन ई, बड़ी ई धन बड़ी, ऊ धन ऊ बड़ा ऊ। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि इनमें स्वरों का मेल हो रहा है और एक नया स्वर बन। अब हम स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं। स्वर संधि के प्रकार। दीर्घ संधि, सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब पढ़ेंगे, दूसरा क्या है, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। हर संधि का एक सूत्र है, उसे हम पढ़ते जाएंगे क्रम से। सबसे पहले दीर्घ संधि देखते हैं कि कैसे बनती है, क्या है। जब अ के साथ, अ या अ के साथ, पहले आप 11 स्वर लिख लीजिए। तो इसका सूत्र है संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घः समान अक वर्ण। अब अक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ आ, ई, उ और आगे री। ठीक है, री ऋषि वाला, ये भी अक में है। आ, ई, उ। ये री का आपको संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में कम दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। दीर्घ संधि कैसे बनती है? दीर्घ संधि में आप मोटा मोटा ये समझिए कि हम ये मान लें, एक हम साधारण बातचीत की तरह से हम आपको बता रहे हैं, अभी नियम के अनुसार हम आगे पढ़ेंगे, पहले समझ में आ जाए कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये 1, 2 और ये 3, ये 3 कमरे हैं कोई किसी घर के। अब इस घर में जो ये कमरे हैं, एक घर में 3 कमरे बने हुए हैं। एक घर कौन सा है? दीर्घ संधि। इस घर में 3 कमरे बने हैं, तो इन 3 कमरों में उसी घर का जिसका कमरा है बस वही आ सकता है और दूसरा कोई नहीं आ सकता। घर का दूसरा सदस्य नहीं आ सकता है। वो दोनों आएंगे और मिलकर वो दोनों एक दूसरे में ही परिवर्तित होंगे। तो ये तो समझने वाला नियम हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे कि आ और आ, ये घर बताया हमने, अब इसके साथ आ और आ ही आए तो उसी घर का दूसरा ये बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है। अब ई या ई पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, जैसे आ हो तो आ बनेगा, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, दोनों तरफ कोई भी हो आ बनेगा। परंतु जब ई हो, दोनों तरफ कोई भी ई हो, छोटी या बड़ी, तो मिलकर ये ई और ये ई मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई। इसी तरह ऊ के साथ जब ये ऊ आएंगे, कोई भी ऊ छोटा बड़ा, तो बन जाएगा बड़ा ऊ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने हिंदी में संधि पढ़ी अभी, अब हम संस्कृत के अनुसार देखते हैं सूत्र के अनुसार अका सवर्णे दीर्घा। अका का अर्थ है अक। अक ये प्रत्याहार होते हैं, संस्कृत में 14 प्रत्याहार हैं, तो उनमें से एक है अक प्रत्याहार, जिसमें अ छोटा बड़ा दोनों अ ह्रस्व और दीर्घ कह सकते हैं, ई दोनों ह्रस्व दीर्घ और उ ये आते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी स्वर पास पास आए
अ के बाद अ या आ के बाद अ या आ, ई कोई भी हो इधर उधर, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर समान हो तो वहाँ सवर्णा मतलब समान वर्ण हो तो वो अपने के दीर्घ में बदल जाते हैं। वो स्वर अपने के दीर्घ में प्रत्याहार के बाद सवर्ण समान वर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो सजाती मतलब समान जाति वाले समान जो हैं वो अगर साथ साथ आए दो स्वर तो वो सजाती दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे ह्रस्व संधि तो कहते हैं, भी कह सकते हैं, परंतु दीर्घ संधि से कहा जाता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये नहीं। दीर्घ संधि के उदाहरण, धर्म अर्थ, इधर और इधर दोनों तरफ आ है। धर्म का हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो ध आधा है, इसमें जब हम आ मिलाएंगे तब ये पूरा होगा। फिर इसी तरह से र आधा है इसीलिए ऊपर लगा है, फिर म आधा और अ, तो ये अंतिम वर्ण क्या आया अ, और इधर अ है तो मिलाकर ये हो गया बड़ा आ। अब उसी तरह से पुस्तकालय में भी का में आ मिला है तो ये दोनों आ मिलकर ये बड़ा हो गया। विद्यार्थी का आ और आ मिलकर ये बड़ा हो गया। रवि इंद्र, यहाँ पर रविंद्र कर लीजिए, बड़ी ई रविंद्र। ठीक है, तो ये आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। गुण संधि, गुण संधि के लिए एक सबसे अच्छा पहले तो फॉर्मूला जो समझने के लिए अपनी भाषा में परिभाषित शब्दों में नहीं, ना इसे हम लिखेंगे, समझने के लिए केवल। गुण संधि का एक नियम, आ के आगे 3 कदम। आ के आगे मतलब जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर आ ही ओ होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और आ के साथ जब ई आएगी तो ये अपना रूप बदल लेगी, ए में बदल जाएगी। फिर आ के साथ जब ऊ आएगा तो ये ऊ मिलकर ओ में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आ के साथ ऊ आए तो ओ बन जाएगा। फिर आ के साथ री आए तो अर में बदल जाएगा। तो 3 कदम कौन से हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये 3 कदम, आ के आगे 3 कदम। और जब ये आते हैं, जैसे दीर्घ संधि में हमने कहा था कि एक घर में 3 कमरे हैं, उन कमरों में रहने वाला व्यक्ति ही केवल उस दोनों पेयर में रहते हैं। एक कमरे में छोटा बड़ा रहता है, दूसरे में छोटी बड़ी, तीसरे में छोटा हो बड़ा हो, तो उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। दीर्घ संधि में वही है कि दोनों जो 2 शब्द विच्छेद हम करेंगे तो दोनों में वही आएंगे। उसी तरह गुण संधि में आ मुखिया है, आ के साथ ये तीनों आ सकते हैं, पर आने की शर्त है इनकी, जब आ के साथ ई आएगी तो ए में बदल जाएगी, आ के साथ ऊ आएगा तो ओ में बदल जाएगा, आ के साथ री आएगी तो अर में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यमों से इन्हें और हम समझ लेते हैं। नर धन इंद्र, नरेंद्र, आ और ई मिलकर ए बना, आ और ई मिलकर ए बना। ज्ञानोपदेश, आ और ऊ मिलकर ओ बन गया, आ और ई मिलकर ए बन गया। तो ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। आगे है वृद्धि। नाम से पता लग रहा, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, बढ़ोत्तरी होना, वृद्धि होना। किस में वृद्धि होती है, जो दूसरा अक्षर आता है, मतलब दूसरे शब्द का पहला अक्षर। शर्त क्या है उसकी वृद्धि के लिए कि ए आई होना चाहिए या ओ होना चाहिए। किसके साथ, आ के साथ। ये शर्त है कि आ के साथ ए आई हो या आ के साथ ओ हो। तो ए आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। वैसे बोल कर देख लीजिए, आप लिखिए और ए लिखिए, आई निकलेगा। दोनों में से कोई भी लिख कर आप देख लीजिए। उसके बाद ये वृद्धि संधि में फिर उदाहरण है, आ और ए मिलकर आए, ए और ए मिलकर आए, और ए मिलकर आए, आ और ए मिलकर आए,
आ और ओ मिलकर औ। सब उदाहरण दिए गए हैं इनमें। इसके बाद यण संधि। यण संधि में पहली चीज़ ये, जब विच्छेद करने को कहा दिया जाए कोई भी शब्द आपको, तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा जहाँ या लिखा हो, अगर उस शब्द के बीच में कहीं या लिखा हो, वा लिखा हो और रा लिखा हो, अगर ये 3 लिखे दिखते हैं और उनसे पहले कोई अक्षर जो भी वर्ण है वो आधा हो, तो समझ जाइएगा यण संधि है। या से पूर्व आधा व्यंजन हो, वा से पहले आधा व्यंजन हो, और शब्द में त्रा कैसे आएगा, जब रा होगा तो रा से त्रा बनेगा। ठीक है, अब कैसे बदलेगा, ई के साथ कोई शर्त क्या है, ई के साथ कोई अन्य स्वर आए, मतलब ई के साथ ई ना हो, कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाएगा। ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाएगा। री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाएगा। यण संधि में एक शर्त यह भी है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए। य और त्र के साथ स्वर होना चाहिए। ठीक है, उसी से बने हुए शुद्ध सार्थक को उसके बाद लिखें। उदाहरण देखिए, इति आदि, ई और आ मिलकर ये या बना। ता में से ई हट गई तो ये ता आधा हो गया। पर्यावरण, यहाँ पर रा, ये रा से ई हटी तो ये यहाँ पर रा ऊपर चला गया आधा होके, ई और आ मिलकर या बन गए। अनु का ऊ और आ मिलकर बन गए ये वा, तो ना अपने आप आधा हो गया। सु का ऊ और आ मिलकर बन गया वा, तो ये सा अपने आप आधा हो गया। इसी तरह से अभ्यागत लिखा है। अब है अयादि संधि। जब ए आए ओ औ, अभी तक ये नहीं है, शुरू में आए थे, अब ये शुरू में आएंगे। ए आए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ए आए में बदल जाएगा। ठीक है, आए आए में बदल जाएगा, ओ अव में बदल जाएगा और औ आव में बदल जाएगा। या वा से पहले व्यंजन पर या और वा अगर आया है तो उससे पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो। पहचानने के लिए बहुत अच्छा लिखा है, देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि या और वा दिया हो और उससे पहले आ की मात्रा हो तो आप समझ लीजिएगा अयादि संधि है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद ना निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसे के वैसा लिखना होगा। जैसे एक देखिए उदाहरण, क्या शर्त थी कि आ से पहले कोई व्यंजन आ की निकलती हो, तो या है, या से पहले व्यंजन क्या है, अ। ठीक है, तो हमें ने अन करना है, ने अन। ए का क्या हुआ है, आए। ए के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ए अय में बदल जाता है, तो यहाँ ए बदल गया। ठीक, बचा ये अ, तो यहाँ हमने लिख दिया ने अन। इसी तरह औ और ई मिलकर अवि नाविक, भो और अ मिलकर भू, ये अव भवन, पो और इत्र मिलकर, ये परीक्षा में आए हुए उदाहरण हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से इनको तैयार करिएगा, सारे उदाहरणों को, परिभाषाओं को। इसके बाद हम कुछ प्रश्न आपको देंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, आप उनके द्वारा अभ्यास करने का प्रयास करिए और देखिए कहाँ तक समझ में आ गए हैं। जो ना आए हों उन्हें फिर से पूछिएगा।